हेलो एवरीवन, मैं संजय कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल चुका होगा कि आज का ये वीडियो जो है मैं बनाने जा रहा हूं उन लोगों के लिए जिन लोगों का एक सपना रहता है कि वो पीएचडी करें, वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगवाएं और साथ ही साथ वो अपने जो सब्जेक्ट जिस भी सब्जेक्ट में वो अपना पीएचडी का कोर्स करने जा रहे हैं उसकी एक विद्वान या ज्ञाता की श्रेणी में शामिल हों। और समाज में भी ऐसे लोगों का काफ़ी मान सम्मान भी माना जाता है, क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं। तो चलिए, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ जो नोटिस जारी किया ये है दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी दयालबाग आगरा के द्वारा ये जारी किया गया है। और ये जो सूचना है इसमें लिखा हुआ है कि नोटिफिकेशन फॉर द रिसर्च एंड टेस्ट RET फॉर पीएचडी एडमिशन इन मार्च 2023। देखिए, आपको मैं बताता चलूँ कि जो दयालबाग यूनिवर्सिटी है ये वर्ष में 2 बार अपने यहाँ पर पीएचडी के एडमिशन के लिए यहाँ आवेदन मांगती है, जिसमें एक मार्च के लगभग होता है एंट्रेंस और फिर एक सितंबर महीने में फिर से कंडक्ट कराया जाता है। लेकिन इस बार ये जो है ये 2023 का मार्च का है, यानी कि इस सत्र का सन 2023 का पहले वाले चरण का ये नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया है। तो यहाँ पे कुछ प्रमुख बातें हैं जिसके ऊपर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, मेन बात लिखी हुई है, लास्ट डेट फॉर रिसीविंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स मार्च 1 2023, यानी कि 1 मार्च सन 2023 तक आप अंतिम रूप से आपके फॉर्म की ऑनलाइन डेट आपको मतलब फॉर्म फिल करना है। और ये फॉर्म फिल कैसे करना है, वो करना है ऑनलाइन सबमिशन। इसकी वेबसाइट दे रखी है www.dei.ac.in। इस पे आप जाके आप विजिट कीजिए और यहाँ पे एंट्रेंस फॉर्म के लिए लिंक दी है। आप वहाँ पे अपना एक एक क्या नाम है उसका रजिस्ट्रेशन बना नंबर बना लेंगे और उसके बाद एक पासवर्ड आपको प्राप्त हो जाएगा, जनरेट करेंगे आप। तो उसके द्वारा आप अपने फॉर्म को सारी जो डिटेल्स है वो आप भर के अपना अपना क्या बोलते हैं ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर आप चाहते हैं तो मैं आप इसमें बोलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो हाउ टू अप्लाई फॉर RET इसके ऊपर एक वीडियो में फिर से बना दूंगा ताकि आप सारी बातों को समझ जाए। चलिए अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। और यहाँ पे एक बात और लिखी है, डेट ऑफ रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट 26 मार्च 2023 यानी संडे के दिन होगा 9 बजे से। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें हैं। 1 मार्च तक आपको सन 2023 तक मतलब आपको क्या करना है, फॉर्म फिल कर देना है। और वेबसाइट दे रखी है और जो इसकी डेट होगा, जो एंट्रेंस टेस्ट की जो डेट है वो 26 मार्च को होगी, संडे वाले दिन होगी। तो चलिए, ये तो बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं इसके अंदर की बात कि कौन इसमें एलिजिबल है और वो सारी बातें जो भी इसके अंदर फॉर्म पे या फिर इस नोटिफिकेशन में जारी की गई हैं, वो सारी बातों को मैं आपके सामने बता रहा हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दुविधा ना हो। आप अगर इच्छुक हैं, बाकायदा आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो मैं जो ये बातें बता रहा हूँ इसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। और यदि कोई डाउट रहता भी है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा, मैं उस डाउट को भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस, मतलब आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पे कौन से एग्जाम को क्वालिफाई कर लेना चाहिए, कर रखा हो, मतलब क्वालिफिकेशन क्या है आपको पीएचडी में एंट्रेंस लेने की। तो यहाँ पे साथ में एक ऊपर की जो लाइन है वो मैं मिसिंग कर रहा हूँ, वो आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट पोजिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन विद द रिक्विजाइट परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड एकेडमिक रिकॉर्ड्स as mentioned below shall be eligible to appear in the PhD RET and इंटरव्यू। मतलब जो भी कैंडिडेट जो यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट लिखी है इसको पूरी कर रहे होंगे, उन लोगों को ही क्या करा जाएगा, RET के एंट्रेंस एग्जाम में बैठने का उनको मतलब मौका मिलेगा और साथ ही साथ इंटरव्यू फेस करने का मौका मिलेगा। कौन किन कैंडिडेटों को मिलेगा वो जानकारी यहाँ पे लिखी है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है मास्टर डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट। कुल मिला के देखिए, पूरी बात मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ तो उसका आपको सही से बता रहा हूँ कि 55% आपके पास मास्टर डिग्री में होने चाहिए। साथ ही साथ अगर आप क्या बोलते हैं, अगर जिस जगह पे परसेंट नहीं होती है, CGPA है, तो आपको 5.5 10 में से 5.5 CGPA का ग्रेड आपको हासिल करना चाहिए। ठीक है, गॉट इट, इतनी सी बात यहाँ पे लिखी है। इसके बाद लिखा है यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे क्या दिया गया, कुछ देखिए लिखा है, फॉर कैंडिडेट विद इंजीनियरिंग, जो भी इंजीनियरिंग फैकल्टी के बच्चे हैं, जैसे कि जिन लोगों ने बीटेक कंप्लीट किया होता है, उन लोगों को 75% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ अगर उनका CGPA का ग्रेड चल रहा है तो उनका 7.5 आउट ऑफ 10 में से होना चाहिए, या फिर 90 परसेंटाइल और मोर इन गेट। और जिनके पास अगर गेट की उन्होंने एग्जाम दिया है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग में, with at least 1 year relevant professional experience और 1 published paper in a standard journal। उनमें से एक आपने 1 साल का आपने क्या किया हो, रिलेवेंट प्रोफेशनल रूप में आपको वो एक्सपीरियंस हो, साथ ही साथ आपको पब्लिश्ड पेपर इन अ स्टैंडर्ड जर्नल।
देखिए, मैं इसकी पीडीएफ को आप एक लिंक है इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ पे मैं इसको डाल दूँगा पूरी इसको पीडीएफ को, तो आप वहाँ से भी इसको पढ़ लीजिए। अंत में देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे एक इसका मैं दूसरे कलर से आपको शो करे दे रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि देयर सेल बी देखिए यहाँ पे साथ साथ में ये लिखा है कि जो शेड्यूल कास्ट के जो कैंडिडेट हैं उनको मतलब SC ST और फिजिकली चैलेंज्ड जो पीपल हैं उनको 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन प्रदान किया जाएगा, मतलब 5% की उनको छूट मिलेगी, यानी कि जिनके 55% नहीं है और वो SC या ST या फिजिकली चैलेंज्ड पीपल हैं, उन लोगों को 5% का यहाँ पर क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात साफ साफ लिखी है, ना तो यहाँ पे EWS को किसी प्रकार का रिजर्वेशन की यहाँ पे बात की गई है, साथ ही साथ OBC कैंडिडेट को भी किसी भी प्रकार की रिलैक्सेशन देने की बात भी यहाँ पर नहीं कही गई है। तो आप इसको ध्यान रखिए, हो सकता है इनसे मिस्टेक हुई है, लेकिन अब जो है सो है, आपको फॉर्म में यहाँ पे जिसके अकॉर्डिंग जो बता रहे हैं आपको उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए पॉइंट लिखा हुआ है, PhD RET मार्च 2023 फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड इन फॉलोइंग डिसिप्लिन। इन सब्जेक्टों के बारे में जानकारी दी है कि किन किन विषयों में क्या होगा, ये कंडक्ट कराया जाएगा। कौन से सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, तो देखिए म्यूजिक है, म्यूजिक में वोकल है एंड सितार एंड तबला है। फिर इसके बाद संस्कृत है, संस्कृत के बाद हिंदी सब्जेक्ट है, होम साइंस है, ड्राइंग एंड पेंटिंग है, इंग्लिश है। इंग्लिश के साथ डिपार्टमेंट फाउंडेशन एंड पेडागोजिकल साइंस, ये एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, यानी कि एजुकेशन सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फिर फुटवियर है, फिर अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स है, यानी कि MBA वगैरह आप करना, वो MBA के थ्रू इसमें। इसके साथ जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, और साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। ये सारे सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर यहाँ पे PhD करने का आपको मौका मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे नोट के रूप में लिखा है, एडमिशन विल बी ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, प्लीज़ चेक वेबसाइट फॉर वैकेंट सीट। मतलब अगर सीट होंगी तभी आपको एडमिशन प्रदान किया जाएगा, अगर उस सब्जेक्ट की सीटें होंगी तो ही। और इस सीट को देखने के लिए कितनी सीटें, तो आपको क्या करने पड़ेगा, उस वैकेंट पोजीशन की जो सीटें हैं उसको वेबसाइट पे आप जाकर विजिट करके पता कर पाएंगे कि कितनी सीटें किस सब्जेक्ट के अंदर हैं, ठीक है। और साथ ही साथ पॉइंट नंबर 2 लिखा है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। जिसने भी आधा अधूरा फॉर्म कंप्लीट करके छोड़ दिया है तो उनको भी क्या बोलेंगे, उनका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये बातें कही गई हैं यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए दूसरी बात है, सच कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन PG डिग्री इन सम अदर। देखिए यहाँ पे इस पूरे मैटर का जो ये जो बातें लिखी इसमें ये सिंपल बोला गया है, जैसे कभी कभी दो डिसिप्लिन जो होते हैं ना वो एक साथ ही मर्ज होते हैं, जैसे दो सब्जेक्ट, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में बोलूँ तो जो बायोटेक्नोलॉजी है वो MSc किसमें, जूलॉजी के अंदर काउंट की जाती है। ऐसे ही करके पब एड को कई जगह पे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो किसका पार्ट होता है, वो पॉलिटिकल साइंस का पार्ट माना जाता है। तो ऐसे ही बात की जा रही है कि अगर किसी का कोई विषय उसने इससे जुड़ा हुआ किया है तो वो उसका जो मेन स्ट्रीम का सब्जेक्ट है वो उसके साथ ही उसमें मर्ज करके वो अपने आप को समझे और उसी के अनुसार अपने फॉर्म को फिल करे। इसमें इतनी सी बात की गई है। तो ऐसे सब्जेक्ट जिनकी मान लो कोई मास्टर्स डिग्री उससे रिलेटेड सब्जेक्ट की है और उनका सब्जेक्ट अगर उसमें अवेलेबल इसमें नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जो मेन सब्जेक्ट है उसके थ्रू आप अपने आवेदन को भरेंगे। सिंपल इतनी सी बात लिखी है। साथ साथ लिखा है, देयर मे बी सेपरेट PhD रिसर्च एंड टेस्ट RET फॉर ईच फैकल्टी और ग्रुप्स ऑफ डिपार्टमेंट। मतलब प्रत्येक जो फैकल्टी और ग्रुप जो डिपार्टमेंट है उसके सेपरेट रीट के एग्जाम होंगे, ठीक है। और देखिए साथ साथ बात, देखिए मैं इसको हाईलाइट इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का नज़र इस पर जरूर रहे, ठीक है। यहाँ पे लिखा देयर मे बी सेपरेट PhD रिसर्च एंड टेस्ट, प्रत्येक ग्रुप और डिपार्टमेंट के साथ होगा। साथ में एक तीसरे नंबर पे जो पॉइंट लिखा है यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है इन केस, इस स्थिति में अगर बहुत सारे लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं तो डिपार्टमेंट को ये राइट बनता है, ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर PhD रिसर्च एंड टेस्ट RET फ्रॉम द लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स और CGPA। मतलब मार्क्स के आधार पे अगर बहुत अधिक फॉर्म इनको प्राप्त हो जाते हैं तो उसमें फिर वो मेरिट के बेस पे उन लोगों को ही वो बुलाएंगे रीट के एग्जाम में, जो लोगों के मेरिट अच्छी होगी। ये कंडीशन तभी बनेगी जब फॉर्म अधिक मात्रा में आएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप फॉर्म भरिए, ये बहुत ही कम चांस रहते हैं कि इतने अधिक फॉर्म आए। और फिर देखिए ये समय की बात है, कुछ सत्य या असत्य नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। साथ में लिखा है, फोर्थ जो पॉइंट है इस पर लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू चेक द नंबर ऑफ वैकेंट पोजीशन। मतलब वेबसाइट पे जाके आपको अपनी सीटें पता करनी पड़ेंगी, उस सब्जेक्ट में कितनी सीटें अवेलेबल हैं और या नहीं है। यहाँ पे कुछ मेन मुद्दे जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, यही है कि 26/3 मतलब 26 मार्च 2022 22, सॉरी यहाँ पे गलती से इनको 22 लिख गया है, या 23 होगा, ठीक है।
तो ये 23 को एग्ज़ाम होगा। 26 मार्च सन 2023 को पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। इसके जो स्थान होगा कहाँ होगा, DI का मेन जो सेंटर है वहाँ पे होगा। टाइमिंग क्या रहेगी, टाइमिंग यहाँ पे लिखी है। रिटन एग्जाम की टाइमिंग होगी 9 बजे से लेके 9 बजे से लेके 9:50 AM के लिए, और इंटरव्यू का जो समय रहेगा वो रहेगा 11 बज के आगे के लिए, ठीक है, 11 से आगे के लिए। टाइम फॉर स्टूडेंट एट एग्जामिनेशन सेंटर, मतलब जो पेपर अभ्यर्थी हैं जो एग्जाम में बैठ रहे हैं वो 8 बजे कॉलेज के गेट पे पहुंच जाएंगे। ये 26 मार्च के लिए बात है। अभी आप इसके बारे में ना ही विचार करें तब तक, और नोटिस भी आ सकते हैं, ठीक है। अब ये मेन बात जिसके लिए हम सब लोग कि इसमें पेपरों में क्या क्या आ सकता है, तो टेस्ट जो होगा वो 50 मिनट का होगा और 2 सेक्शनों में डिवाइड होगा। तो कौन से 2 सेक्शन है, तो देखिए हम आपको कलर चेंज करके इसके सेक्शन के बता देता हूँ। यहाँ सेक्शन ए है, और इस सेक्शन ए में क्वेश्चंस ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी, यानी 25 प्रश्न होंगे जो कि आपके अनुसंधान अभिक्षमता को जांचने के लिए होगा, यानी कि आपको आपके अंदर शोध को परखने की कितनी वो है, कैपेबिलिटी है। तो रिसर्च के सामान्य से क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि वाले है ना, और ये शोध कैसे किया जाते हैं उनके ऊपर सैम्पलिंग और भी कई प्रकार के स्टैटिक्स है, तो वो सारे सवाल इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो 25 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर होगा। ये सेक्शन ए की बात है। अब सेक्शन बी के बारे में पढ़ लेते हैं। सेक्शन बी आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, जैसे कि अगर आपने एजुकेशन लिया है तो 25 नंबर के जो प्रश्न एजुकेशन से होंगे। हिंदी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी के 25 प्रश्न होंगे, हिंदी विषय से संबंधित। ऐसे ही जूलॉजी, बॉटनी और प्रत्येक विषय के अलग अलग 25 प्रश्न वो होंगे, और 25 प्रश्न अनुसंधान के ऊपर आधारित होंगे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे एक बड़ी बात लिखी है, देयर यहाँ पे किसी प्रकार की मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी, मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप खुल के आप इसके आंसरों को दे सकते हैं। साथ ही साथ लिखा है कि किसी भी प्रकार का रीचेक नहीं कराया जाएगा, ठीक है। जो भी आप मतलब ज्यूरी का या फिर जो कमेटी है जिसका जो फैसला होगा, एक बार जांच हो गई तो उसके बाद आप दोबारा उसको चेक नहीं करा सकते हैं। और पॉइंट नंबर 8 पे लिखा है, इंस्टीट्यूट के पास सभी अधिकार रिजर्व हैं, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क कितने रखे जाएंगे, तो ये अधिकार फैकल्टी के पास है, तो आप उसमें ना ही सवाल जवाब करें तो बेहतर होगा। साथ साथ में यहाँ पे लिखा है रिजर्वेशन जो सीटें हैं वो उनको जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें डिस्ट्रीब्यूट होंगी। अब यहाँ पे SC ST और फिजिकली चैलेंज्ड कैटेगरी की बात तो की गई है, लेकिन EWS और OBC का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है, तो आप इस बात को ध्यान रखिए। अब फाइनल सिलेक्शन किस बेस पे होएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए हम आपको मैं पढ़ के बता दे रहे हैं कि रिटन एग्जाम होगा 50 मार्क्स का। रिटन एग्जाम विल बी 50 मार्क्स एंड द इंटरव्यू विल बी ऑफ 18 मार्क्स। 18 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा और 50 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी मेड आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 100 मार्क्स, यानी कि 100 नंबरों पे इसके टोटल मार्क्स क्या बनेगा। जैसे 50 नंबर का वो हो गया रिटन, 18 के 50 और 18 कितने हो गए, 68 हो गए, ठीक है। 60 और 68। अब 68 में से कितने बचे, वहाँ पे 2 रह गए, और यहाँ पे 30, यानी 32 मार्क्स कैसे होंगे वो इसमें लिखा है। एंट्रेंस टेस्ट के 50 मार्क्स हैं, प्लस इंटरव्यू होगा। 18 मार्क्स किसके हैं, आपके इनोवेटिव टेस्ट के हैं, ठीक है। 18 मार्क्स, 18 मार्क्स तो आपके कैसे इंटरव्यू के हो गए, फिर प्लस इनोवेटिव टेस्ट के 20 मार्क्स हैं, प्लस CCA को करिकुलर एक्टिविटीज़ के 12 मार्क्स हैं। तो आप यहाँ पे काउंट करके देख सकते हैं, 12 हो गया और 18 कितना हो गया, 12 18 30 हो गया, 30 और 20 50 हो गया, और 50 नंबर का आपका इंटरव्यू हो गया, ठीक है। द कैंडिडेट आफ्टर क्वालिफाइंग द एंट्रेंस एग्जाम विल बी कॉल्ड फॉर इनोवेटिव टेस्ट इन सेकंड राउंड। जिन लोगों को क्वालिफाई कर चुके होंगे रिटन एग्जाम, उनको क्वालिफाइंग मतलब एंट्रेंस टेस्ट के बाद उनको इनोवेटिव टेस्ट का मतलब यही होता है कि आपका रिसर्च प्रपोजल वहाँ चेक किया जाएगा कि आप किस फील्ड में आप अपना मतलब करना चाहते हैं रिसर्च को, और आप इसके बारे में कितनी जानकारी रखते हैं। वो जानकारी आपको एक रूप में आपको बतानी पड़ेगी, PPT के माध्यम से भी बता सकते हैं और बाकी का आप लिख के भी बता सकते हैं, तो दोनों ही विकल्प आपके साथ होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है किन के लिए, कि कुछ कैंडिडेटों को एग्जामटेड घोषित किया जाएगा, ठीक है। और उनके जो मार्क्स हैं, जो एग्जामटेड कौन होंगे वो बाद में चर्चा करूँगा। तो उनके जो नंबर हैं विल बी मल्टीप्लाइड बाई 3.3 टू ब्रिंग ऑल कैंडिडेट ऑन अ कॉमन स्केल ऑफ 0 to 100। तो इन लोगों का जो मार्क्स होंगे किसके, एग्जामटेड स्टूडेंटों के। एग्जामटेड कौन कौन होते हैं, जैसे जिन्होंने MPhil किया हो, जो JRF वगैरह प्राप्त कर रहे हैं, या किसी प्रकार की उनको फेलोशिप मिल रही हो, ठीक है। फॉर द इंटरव्यू देखिए कैंडिडेट के बारे में कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति के पास, जैसे कोई स्टूडेंट है उसके पास NSS है, कोई गेम्स का उसने नेशनल लेवल पे गेम खेला है, या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ या साथ ही साथ वर्कशॉप, या फिर एकेडमिक एडिशनल एकेडमिक कम्युनिटी सर्विसेज, कॉन्फ्रेंसेज, सेमिनार्स, पब्लिकेशन इन जनरल प्रोसीडिंग, इन सबके डॉक्यूमेंट आप लेके जाइए, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ एनी स्पेसिफिक क्वेरीज इश्यूज रिगार्डिंग द स्क्रीनिंग ऑफ सिलेक्शन, अगर आप किसी प्रकार की समस्या किसी बंदों है किसी भी कैंडिडेट को, तो विंडो नंबर 1 पे जाके सेंट्रल ऑफिस में
आप जाके वहाँ पूछ सकते हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है। इफ़ अ कैंडिडेट हु हैज़ बीन एडमिटेड आफ्टर सिलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ ऑल ड्यूज रिमैक्स, अगर कोई व्यक्ति हर प्रकार के काम तो कर लेता है और पेमेंट भी करता है, लेकिन वो 2 सप्ताह तक, पहले जैसे एडमिशन हुआ उसके 2 सप्ताह तक वो आता नहीं है, स्कूल नहीं आता है, मतलब सॉरी यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचता है, तो उसका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। एडमिशन ग्रांटेड टू अ स्टूडेंट इन अ इंस्टीट्यूट शैल बी कैंसल्ड इफ इट इज डिस्कवर्ड, मतलब उस बंदे के का एडमिशन भी कैंसिल किया जा सकता है जिसने किसी सूचना को छुपाया हो या फ्रॉड वगैरह किया हो। ठीक है। फ्रॉड का मतलब यह है कि आपने मार्क्स झूठ बताए हैं, या आपने कोई सर्टिफिकेट ऐसा बोला और वो आपने खुद का नहीं है, जैसे आपने भैया के डॉक्यूमेंट लगा के आपने ले लिए, तो ऐसे कैंडिडेटों के ऊपर यहाँ सख्ती दिखाई जाएगी, उनका एडमिशन जो है बाद में भी कैंसिल किया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ बातें कहा गया है, जैसे कि ऑल सच कैंडिडेट फॉर होम द रिजल्ट, और मतलब जिनका रिजल्ट फाइनल में है, जो फाइनल अपीयरिंग में है और रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, वेटिंग कर रहे हैं रिजल्ट का, तो उन कैंडिडेटों के लिए सिंपल इतना ही है कि जिस समय जो इंटरव्यू जब देने जाएंगे, यानी कि जिस समय रीट का एग्जाम होगा, उस समय आपको ओरिजिनल क्या नाम है मार्कशीट आपको वहाँ पे शो करनी पड़ेगी। अगर आप वो करने में असमर्थ पाए जाते हैं, तो आपका एडमिशन है, आपकी कैंडिडेट जो सहभागी वो सॉरी अभ्यर्थी का जो है आपका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे लिखा है पॉइंट नंबर, द रिजल्ट ऑफ पीएचडी रेट एग्जाम विल बी डिक्लेयर्ड। देखिए यहाँ पे ये मेन बात है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। इसका जो रिजल्ट आउट किया जाएगा वो 5 अप्रैल 2023 को किया जाएगा, एंड रजिस्ट्रेशन एंड फीस सबमिशन विल टेक प्लेस ऑन 6 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक। क्या होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और फीस भी जमा करनी पड़ेगी। 5 अप्रैल को आपको रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है। आप जिस भी डिपार्टमेंट में वहाँ पे कांटेक्ट करके अपने एंट्रेंस के बाद, यानी कि जो रिजल्ट अगर आपका घोषित होता है, आप उसमें एग्जाम वो पाए जाते हैं, आप मतलब पास हो जाते हैं और आपका नाम आता है लिस्ट में, तो उस समय आप अपने उस फैकल्टी में या डिपार्टमेंट में जाके अपने एडमिशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं पैसे जमा करके। अब बात करते हैं कि एग्जामेशन फ्रॉम पीएचडी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, मतलब कौन स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे जिनका क्या होगा, जिन्हें एग्जामेशन यानी कि वो रिटन एग्जाम में बैठने से बच सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति, उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, सबका निचोड़ इतना सा है कि जिन लोगों ने नेट जेआरएफ की परीक्षा पास की हो, ठीक है, साथ ही साथ उन्हें किसी भी प्रकार की वो जैसे परमानेंट टीचर हैं उसके इंस्टीट्यूट के ही, ठीक है जी, और वो फुल टाइम अपना जॉब कर रहे हैं और उनका पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट रखा है और जॉब कर रहे हैं, और उनके जर्नल में 2 फुल पेपर, मतलब इन रिपोर्टेड कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, 2 पेपर उन्होंने कॉन्फ्रेंस में मतलब प्रेजेंट कर रखे हों, और साथ ही साथ उन्होंने एक स्टैंडर्ड जर्नल में उनके 2 पेपर कम से कम छप चुके हों, वो लोग यहाँ पे क्या है उसमें क्या नाम है एग्जामटेड रहेंगे, उन्हें रिटन एग्जाम देने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और नेट वालों के लिए ये सुविधा नहीं है। देखिए मैं फिर भी कह रहा हूँ, स्लेट है यानी स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो स्लेट होती है वो, और नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट वाले जो कैंडिडेट हैं उनको एग्जामेशन की छूट नहीं मिलेगी। ठीक है। सिर्फ जेआरएफ के लिए और किसी भी प्रकार की जिनको फेलोशिप मिल रही है उनका, और साथ में एमफिल वाले स्टूडेंट जिन्होंने दयालबाग से ही एमफिल कंप्लीट किया है, उनको यहाँ पे एग्जाम में बैठने से मुक्ति मिल जाएगी, मतलब वो नहीं देंगे। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड यानी किसी ने गेट की परीक्षा में पास कर रखा है, और इंजीनियरिंग फैकल्टी के लिए ये गेट का जो रिजल्ट कार्ड होगा वो उनको अगर क्वालिफाइड हैं, विल बी कंसीडर फॉर एडमिशन टू डिसिप्लिन अंडर फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है। ठीक है। गेट के ये एग्जाम क्वालिफाइड है तो आपको एग्जाम्प्ट रह सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ इन सारी बातों में ये लिखा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी यूजीसी से फेलोशिप, जैसे कि एससी की नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड मौलाना आज़ाद वाली फेलोशिप हो गई, या फिर नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, और इसी के साथ साथ कोई भी फेलोशिप अगर आप पा रहे हैं, इसी के साथ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा आपको कोई फेलोशिप या ग्रांट मिली हुई है, तो वो सारे लोग क्या करेंगे, आपको एग्जाम्प्टेड रहेंगे। वो फॉर्म को भरते समय इतना ध्यान रखें कि अगर वो एग्जाम्प्टेड की श्रेणी में आते हैं तो वो अपनी एग्जामेशन मतलब उसको रिटन एग्जाम देने से वो बच सकते हैं। ठीक है। अब डायरेक्ट एडमिशन का भी यहाँ प्रोसीजर है। क्या है कि वो कैंडिडेट हैं, डायरेक्ट एडमिशन किसका हो सकता है, वो ऐसे बच्चे, देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि ऐसे स्टूडेंट जिनके लिए ए यानी कि ए सेक्शन में वो बच्चे जैसे कि हैव बीन अवार्डेड डायरेक्टर मेडल, जिनको भी दयालबाग के अंदर डायरेक्टर मेडल मिला है उनके किसी भी पढ़ाई के दौरान, यानी कि मास्टर्स के कोर्स में, जैसे एमए एमकॉम ईटीसी में, तो वो सीधे इसमें डायरेक्ट एडमिशन के पात्र हैं। ठीक है। साथ ही साथ बी मतलब बी कौन कौन रहेंगे, पास्ट द पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ऑफ डीआई, डीआई के ही उसी ही डिपार्टमेंट से, जैसे कि एमए है
तो एमए के डिपार्टमेंट में या एम कॉम के डिपार्टमेंट में आप कर रहे थे, उनसे उन्होंने पास किया है पोस्ट ग्रेजुएट, तो उनको सीधे मतलब डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है पीएचडी के कोर्स में। साथ ही साथ सी लिखा है स्कोर्ड, जिन्होंने स्कोर किया हो, क्या किया हो, CGPA ऑफ 9.0, मतलब 10 में से 9.0 अगर जिन्होंने प्राप्त किया है, वो भी ग्रांटेड डायरेक्ट एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम, मतलब उन सब लोगों को छूट है, वो सीधे एडमिशन ले सकते हैं। और साथ में एक बात तो लिखी है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एप्लीकेंट विद डायरेक्टर मेडल, मतलब ये तीनों ही बंदे अगर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, satisfies criteria, discipline concern satisfies criteria B and C may be considered subject to ability of seats. Number of seats in such case shall be treated as सुपरन्यूमरेसी सब्जेक्ट टू अब मैक्सिमम 20% ऑफ द टोटल अवेलेबल सीट, मतलब इन सभी जो क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद बच्चों को क्या है, सिर्फ 20% सीट ही ऐसे लोगों से भरी जाएगी। बट इट इज़ इट इज़ मैंडेटरी दैट कैंडिडेट एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एडमिशन मस्ट अप्लाई विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम अज पर नोटिफिकेशन, मतलब नोटिफिकेशन जारी होने के कुछ समय के अंदर, यानी कि जो समय है उसके अंदर आपने अप्लाई किया है, आपने बताया है कि आप इसके अंदर मतलब पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और आप डायरेक्ट एडमिशन के पात्र हैं, तो उनको समय रहते उनको ऐसी जानकारी संस्थान को या बतानी पड़ेगी कि मैं सीधा एडमिशन का पात्र हूँ, और वो सारी सीटें भी जितनी भी वैकेंट पोजीशन हो उनका 20% सीट ही इनको मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी। और इसके साथ साथ देखिए लिखा है, नोट लिखा है, बिफोर अप्लाइंग, मतलब बिफोर अप्लाइंग फॉर पीएचडी प्रोग्राम प्लीज सी वेबसाइट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स फॉर पीएचडी प्रोग्राम और कॉन्टैक्ट टू हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। यानी कि जब भी आप इसको प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट पे विजिट करनी है और ये देख लेना है कि आपके सब्जेक्ट में कितनी सीटें मौजूद हैं। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं एचओडी ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जिस भी सब्जेक्ट के आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, पीएचडी का फॉर्म भर रहे हैं, उसके डिपार्टमेंट से मतलब उनको कांटेक्ट करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये है जानकारी। बाकी का अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर आपको और भी समझाने की कोशिश करूँ। तो अगर कोई डाउट है तो मन में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कराएंगे तभी मेरा भी मन करता है। और लाइक कीजिए, और जो भी नीडी पीपल हैं जिनको ज़रूरत है, जो पीएचडी करना चाहते हैं, उन लोगों तक इस क्या नाम है, इस वीडियो तक पहुँचाइए उनको। और यहाँ मेन तारीखें आप याद रखिए, 26 को एग्ज़ाम होगा, 1 मार्च लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, 26 मार्च को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, 9 बजे से पेपर होगा। तो बस यही सारी मैन में जानकारी है। मिलेंगे फिर आपसे अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं फिर कभी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, सबा खैर एंड जय हिंद।